नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका सामान्य विज्ञान होमवर्क सीरीज जो है आपका डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक से जो हमने स्टार्ट किया था उसी का आज हम वीडियो देखने वाले हैं। वैसे आप सभी का डिमांड है कि सर इसको पूरा करवाइए, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है और भी बहुत सारा वीडियो है जो कि लाना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दृष्टि ये आपका क्विक बुक है। इतना जान लीजिए कि अगर आप ये सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बार बार या फिर दोबारा जो है आपको साइंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि ये जो दृष्टि है ये बहुत ही डिटेल में किताब दिया गया। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये किताब बहुत ही बेस्ट है और तगड़ा है। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता है कि साइंस आपका हर एक एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार आप अच्छी किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका कोई भी किताब पढ़ेंगे आपको इजी ही लगेगा। ठीक है, आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 50 दिन में हम जो है इस बैच को खत्म कर देंगे और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 9 PM में होने वाला है। क्या है बैच का जानकारी, कैसे हम इस बैच को ले सकते हैं और कैसे हम ये टेस्ट को बना सकते हैं। देखिए, डेली आपको जो है 5 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए इसी किताब से। जब आपको एक टारगेट मिलेगा तो आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, और उसी टारगेट को पढ़ने के बाद जो है आपको टेस्ट भी करवा देंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। नहीं तो होता क्या है ना कि आप बस चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, रिवीजन करने का कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा है या फिर वैसा क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है जो आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सारा चीज आपको करवाया जा रहा है। और लूसेंट का देखिए नया बैच 2.0 आपका जो है बैच आने वाला है, जो कि शुरू से स्टार्ट किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ज्वाइन नहीं हो पाए थे, जिसमें से जो हमारा पहला बैच है हिस्ट्री और जियोग्राफी वो खत्म हो गया है। एक और आपका सब्जेक्ट जो है खत्म होने वाला है। 3 सब्जेक्ट हमारा जो है इंड होने वाला है। ठीक है, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो उसी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका जो है क्यूज बोर्ड से आपका होगा, टेलीग्राम पे रैंक लिस्ट भी मिलेगा आपको। देखिए, रैंक लिस्ट आपको ये फायदा है कि आपको अपना जो है कितना टेस्ट आप मतलब कितना आप तैयारी अच्छे से किए हैं, कितना आपका रैंक आ रहा है, कितना आपका स्कोर आ रहा है, सब आपको रैंक लिस्ट से मालूम हो जाएगा। 100 क्वेश्चन का PDF देंगे। दूसरा जो आपका PDF रहेगा वो आपका आंसर हाईलाइट PDF रहेगा। ठीक है, 99 इसका जो है फी रखा गया है। 50 दिन में आपको मात्र कितना देना है, 99 रुपये देना है। बैच की शुरुआत की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर से बैच आपका शुरू हो गया है। तो लेट क्यों कर रहे हैं, किस लिए देर कर रहे हैं? क्या आपको कोई और बेहतर किताब लग रहा है तो आप उससे पढ़िए। ठीक है, मेरे अगर अनुसार चलेंगे तो साइंस देखिए बेस्ट है बिहार दरोगा के लिए, BPSC के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार SSC सीजीएल के लिए तो बेस्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो QR दिया गया है जुड़ने के लिए। QR पर पेमेंट कीजिए। नंबर पेमेंट करेंगे तो पेमेंट नहीं होगा, QR पर पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 3 देखेंगे और ये आपका 26/10 यानी 26 अक्टूबर को टेस्ट करवाया गया था रात 9 बजे। तो चलिए, आप अधिक को जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन का लेवल आप देखिए कैसा क्वेश्चन का लेवल है। मेरा उद्देश्य ये होता है कि पहले आप क्वेश्चन खुद से लगाइए, अपना रैंक लिस्ट देखिए, फिर आप अगर वीडियो अपलोड होता है तो वीडियो से आप इसको देख लीजिए, आपको दोबारा तिबारा याद हो जाएगा। कोशिका को जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों माना जाता है? दोस्तों, हम इसको क्यों मानते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्योंकि कोशिकाएं स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। दूसरा हमारा क्योंकि सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती है। तो ऑप्शन नंबर C, A और B सही उत्तर होगा। और आप ये ना समझिएगा कि ये क्वेश्चन जो है कहीं से कॉपी और पेस्ट हम कर दिए, क्वेश्चन खुद से बनाया गया है, खुद से लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है क्या? जीव विज्ञान। तो आप सभी को पता है साइटोलॉजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरे का B हो जाएगा, साइटोलॉजी। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C होगा, लुवेनहॉक जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, लुवेनहॉक। आगे बढ़ते हैं कि संसार की सबसे छोटी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, जो कि गैलीसेप्टिकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है C होगा। और सबसे बड़ी तंत्रिका या फिर कोशिका की बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। मानव तंत्र में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होगा, तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर C। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो देखिए केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका उपस्थिति होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 6 का D सही होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ यानी DNA कहां पर मौजूद रहता है? दोस्तों इसका आंसर जो है 7 का देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
देखिए 7 का दोस्तों हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूक्लियोइड क्षेत्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है? देखिए हिस्टोन प्रोटीन जो है उपस्थित होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका होगा आंसर। क्या होगा? यूकैरियोटिक कोशिका। 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका। आगे बढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम जो है पाए जाते हैं, किस प्रकार के? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 और 80 दोनों प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? कोशिका, तो कोशिका जो है मूल रूप से 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 प्रकार। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक क्यों अनुपस्थित होते हैं? तो क्यों अनुपस्थित होते हैं? तो कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर जो है 11 का डी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन और कोशिका विभाजन का कार्य किसके समरूप जो है रचनाएं करती हैं? तो मीसोसोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी हो जाएगा, मीसोसोम। निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह, दोस्तों क्योंकि यह की बात कर लेते हैं, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन क्रिया को संपादित करता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है, बी हमारा सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित गोलाकार डीएनए और 70S राइबोसोम का पाया जाना किस प्रकार की कोशिका का लक्षण है? तो ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव, तो ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी सही होगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस में नहीं पाई जाती हैं? तो किस में दोस्तों नहीं पाई जाती हैं? तो जीवाणु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाणु। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है? तो ये 1 होती है। क्या होगा? 1। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो ये अंडाणु है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी हो जाएगा, अंडाणु। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया है? देखिए कब और किसके द्वारा किया गया है? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का देखेंगे तो बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका को जीवधारी की आधारभूत इकाई के रूप में परिभाषित करता है? परिभाषित करता है कोशिकाएं स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी हमारा दोनों सही है। जो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान कहलाती है। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ल्यूवेनहॉक को दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 22 का देखेंगे तो बी हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक को। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है और संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, एक सेकेंड, शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ जो कि डीएनए कोशिका द्रव्य के किस विशेष रूप में मौजूद रहते हैं? क्वेश्चन का लेवल देखिए कैसा है, एकदम एग्जाम की तरह हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा न्यूक्लियोइड जो है इसका सही हो जाएगा, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित नहीं है? दोस्तों संबंधित नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी, इनमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है तथा हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं विषाणु एवं जीवाणु को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतु में पाई जाती है, इसमें किस प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं? तो ये हो जाएगा 70 और 80 दोनों प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके समरूप रचनाएं
जो कि मिसोसोम पाई जाती है। मिसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा श्वसन तथा कोशिका विभाजन, श्वसन तथा कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर सी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी हमारा सही होगा। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक कौन से जो केवल पादप कोशिकाओं व कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लवक जो है इसका सही हो जाएगा प्लास्टिड, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कच्चे टमाटर का पकने पर लाल रंग का होना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो हरित लवक का वर्णी लवक में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हल्दी के रंग के लिए उत्तरदायी है? तो हल्दी के रंग के लिए उत्तरदायी है तो आपको हो जाएगा जैंथोफिल होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जैंथोफिल, ऑप्शन नंबर डी। लवणी माफ कीजिएगा अवर्णी लवक पौधों में पाए जाते हैं और इसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए इसका मुख्य कार्य की बात करते हैं जड़ एवं भूमिगत तनों में संचय, ऑप्शन नंबर जो है 32 का बी हो जाएगा। अंतःप्रद्रवी जलिका कोशिका में क्या कार्य करती है? कोशिका में दोस्तों देखेंगे तो क्या कार्य करती है? तो यह लाइपोप्रोटीन है ना, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 33 का भी सही होगा। चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका का मुख्य कार्य क्या है? देखिए मुख्य कार्य की बात कर लेते हैं तो लिपिड तथा स्टेरॉइड संश्लेषण में सहायक होना, ऑप्शन नंबर जो है 34 का भी सही होगा। पौधों में गाल्जी काय को किस नाम से जाना जाता है और इसका प्रमुख कार्य क्या है? देखिए इसका प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो डिक्लियोसोम संवेष्टन, संग्रहण व श्रवण, ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी सही होगा। लिखा गया है पैलेट कण किस कोशिकांग को कहा जाता है और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम केंद्रिका, राइबोसोम केंद्रिका, ऑप्शन नंबर बी। लाइसोसोम जो जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं किस कोशिकांग में निर्मित होते हैं? तो किस कोशिकांग में? तो ये आपका गाल्जी काय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गाल्जी काय, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है या फिर कहलाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देता है, ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पादप कोशिका में पाए जाने वाले जो कि स्फीरोसोम का कार्य क्या है? देखिए स्फीरोसोम का कार्य की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है वह वसा का संश्लेषण व संग्रहण करते हैं, यह वसा का संश्लेषण व संग्रहण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। रसधानी के संदर्भ में कौन सा कथन पादप कोशिकाओं के लिए सही है? पादप कोशिकाओं के लिए सही है तो यह कोशिका का 90% तक स्थान घेरती है एवं उसे कठोरता तथा सहारा जो है प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर जो है 40 का भी सही होगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्रक दोस्तों, हम कहते हैं बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक। आगे प्रश्न है कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जलिका संघनित होकर किस रचना में व्यवस्थित हो जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो गुणसूत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 42 का देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा गुणसूत्र। आगे प्रश्न है केंद्रक में उपस्थित किस भाग को आरएनए भंडारगृह भी कहा जाता है क्योंकि यह राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण स्थल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा केंद्रिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रिका। गुणसूत्र मुख्यतः, एक सेकेंड, देखिए यहां पर है कि गुणसूत्र मुख्यतः किन दो पादपों के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। मनुष्य की कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों के देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। डीएनए के एक द्विकुंडलित रज्जुक में एडेनिन का युग्मन हमेशा किस नाइट्रोजन क्षार के साथ होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों थाइमिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा थाइमिन, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को 1953 में किसने प्रस्तुत किया था जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन नंबर जो है 47 का सी हो जाएगा। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार के रूप में थाइमिन पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा पिरिमिडीन क्षार उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा यूरेसिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेसिल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का एक अतिरिक्त स्थान अर्थात केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 49 का बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। वे कौन से सरीसृप हैं जिससे मगरमच्छ और छिपकली जिसमें लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्रों के बजाय पर्यावरणीय ताप द्वारा होता है? तो कुछ सरीसृप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ सरीसृप। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल में केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? इसको देखेंगे दोस्तों हम जो है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 51 का बी हो जाएगा। डीएनए अणु में शर्करा फास्फेट आधार की प्रकृति कैसी होती है? तो ये आपका ऋणात्मक रूप से आवेशित एवं जलरागी होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष किया था? तो ये किया गया था 1831 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1831 में। गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो गुणसूत्र का जो शीर्ष भाग है यह आपका न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डीएनए एवं आरएनए की संरचना निर्माण करने वाले 3 मुख्य पदार्थ कौन से हैं? देखिए 3 मुख्य पदार्थ की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में आपका दिया गया कि नाइट्रोजन क्षार, सुगर और फास्फोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डीएनए में प्यूरिन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले नाइट्रोजन क्षार कौन से हैं? तो नाइट्रोजन क्षार की बात करते हैं तो एडेनिन और ग्वानिन होगा, एडेनिन और ग्वानिन, ऑप्शन नंबर बी। आरएनए मुख्य रूप से किस जैविक प्रक्रिया में भाग लेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटीन निर्माण में। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जो है जोड़ा उत्तरदायी होता है? तो सभी को पता है दोस्तों इसका हो जाएगा 23वां जोड़ा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23वां जोड़ा। अगला हमारा है कि डीएनए का मूल कार्य क्या है? देखिए डीएनए का मूल कार्य की बात करते हैं तो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केंद्रक झिल्ली की बाहरी परत किस अंतः कोशिकीय जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं? तो रुक्ष अंतः प्रद्रवी जालिका, ऑप्शन नंबर 60 का बी हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए एमआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? देखिए एमआरएनए का मुख्य कार्य की बात कर लेते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 61 नंबर है ना, तो हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण स्थल डीएनए में अंकित सूचनाओं को लाना। ऑप्शन नंबर जो है 61 का बी हो जाएगा। राइबोसोम आरएनए यानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा कथन क्या है, उसी को बताना है। 62 नंबर। देखिए इसका जो निर्माण है केंद्रिका में होता है, सही है। यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है, तो सही पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि किस भारतीय मूल के जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान टीआरएनए की संरचना जानने में रहा है जिसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों प्रदान किया गया तो हो जाएगा हरगोविंद खुराना, क्या होगा एच.जी. खुराना, ऑप्शन नंबर बी। आरएनए में कौन सा पिरिमिडीन क्षार जो है पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइटोसिन तथा थाइमिन, साइटोसिन तथा थाइमिन। आरएनए में पेंटोज सुगर के रूप में क्या उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज होगा, डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन नंबर ए। डीएनए और आरएनए के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की बात कर लेते हैं 66 नंबर का, तो डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी होगा। जीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो सही की बात कर लेते हैं। तो देखिए जीन आनुवांशिकता की इकाई है, सही है। यूकैरियोटिक जीवों में जीन केवल डीएनए का बना होता है, सही है। वायरस में जीन डीएनए अथवा आरएनए से बना हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव में लगभग कितने मानव प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं? तो ये हो जाएगा 20,000 से लेकर के 25,000, ऑप्शन नंबर बी। जीन अपना कार्य किसके माध्यम से करता है? देखिए जीन अपना जो कार्य है एंजाइम के माध्यम से करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त होता है? सभी को पता है, इसका उत्तर हो जाएगा अफीम हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अफीम। सिनकोना की छाल से प्राप्त होने वाला महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ क्या है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 71 नंबर का कुनैन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कुनैन। तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होने वाला उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों निकोटीन जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा निकोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि कॉफी के बीजों में पाए जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? उत्सर्जी पदार्थ की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कैफीन जो है इसका सही हो जाएगा कैफीन। एट्रोपिन पादप उत्सर्जी पदार्थ किस पौधे की जड़ों से प्राप्त होता है? तो हो जाएगा एट्रोपा जो है इसका सही हो जाएगा एट्रोपा, ऑप्शन नंबर सी। हिंग फेरुला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है जड़ों से प्राप्त रेजिन, ऑप्शन नंबर सी जड़ों से प्राप्त रेजिन। कत्था किस पौधे की लकड़ी से प्राप्त होता है? सभी को पता है कत्था जो है दोस्तों प्राप्त होता है अकेसिया से, क्या हो जाएगा अकेसिया, ऑप्शन नंबर सी। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच मुख्य अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन हमको बताना है, सही यानी सत्य क्या है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं, ठीक है। जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रहण कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है जबकि पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में। तीसरा है कि पादप कोशिकाएं प्रायः छोटी होती हैं जबकि जंतु कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा 1 और 2 हमारा सही है, तीसरा हमारा गलत है। पादप कोशिकाओं में वृद्धि मुख्यतः किस प्रकार की होती है? तो ये होती है कोशिका के आकार में वृद्धि करने से, कोशिका के आकार में वृद्धि करने से। जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी। किस आरएनए का या फिर आरएनए को सबसे छोटा आरएनए कहा जाता है जिसका मुख्य कार्य अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ट्रांसफर जो है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, टीआरएनए बोल सकते हैं। पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका विभाजन किस संरचना के निर्माण से होता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या है इसका सही उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोशिका पट्टिका जो है सही हो जाएगा कोशिका पट्टिका। अर्धसूत्री विभाजन जीवधारियों में मुख्यतः किन कोशिकाओं में होता है? तो जनन कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जनन कोशिका। पादप कोशिका के पादप कोशिका के संदर्भ में रसधानी की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? तो विशिष्ट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। यह एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो पादप कोशिका में 90% तक स्थान घेरती है, बी हमारा सही होगा। समसूत्री विभाजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह हो जाएगा कोशिकाओं के गुणन वृद्धि और मरम्मत के लिए विभाजन करना, ऑप्शन नंबर जो है 84 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है किंतु पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? देखिए हरित लवक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में बनने वाली संस्तति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है, ऑप्शन नंबर जो है 86 का सी सही हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के मेटाफेज के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन के मेटाफेज में गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की क्या अवस्था होती है? देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 4 सूत्रीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 सूत्रीय। संस्तति कोशिकाओं में विभिन्नताएं किस कोशिका विभाजन प्रक्रिया की विशेषता है और इसका कारण क्या है?
तो कारण की बात कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन जो है बी होगा, अर्धसूत्री विभाजन क्रॉसिंग ओवर के कारण। ऑप्शन नंबर बी। जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है? तो केंद्रक द्रव्य विभाजित होकर अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समसूत्री विभाजन कितने चरण में पूर्ण होता है? तो ये हो जाएगा केवल एक चरण में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक चरण में। अर्धसूत्री विभाजन वन की पूर्वावस्था कितनी उप अवस्थाओं में बटी रहती है? तो 5 उप अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर सी, 5 उप अवस्थाएं। आगे बढ़ते हैं कि लैंगिक जनन करने वाली जीवधारियों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बने अगुणित युग्म निषेचन क्रिया के द्वारा कौन सी अवस्था पुनः प्राप्त कर लेते हैं? तो द्विगुणित अवस्था जो है इसका सही हो जाएगा, द्विगुणित अवस्था। ऑप्शन नंबर बी। सिलिया जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य की बात करते हैं तो कोशिका को गति प्रदान करना, कोशिका को गति प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित द्विगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका की तुलना में क्या होती है? देखिए ये आपका समान रहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान। समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर में गुणसूत्र किस पर जो है व्यवस्थित रहता है? तो व्यवस्थित की बात करते हैं तो मध्य पट्टिका पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मध्य पट्टिका पर। कोशिका विभाजन के संदर्भ में कोशिका द्रव्य विभाजन का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ की बात कर लेते हैं तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए राइट होगा क्या? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य का विभाजन। पूर्वावस्था की अवधि और जटिलता के आधार पर समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है? देखिए समसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था सरल व कम अवधि की होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में यह 5 उप अवस्थाओं में बटी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। किस कोशिका विभाजन प्रक्रिया के फलस्वरूप केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है, जिससे जो है अंत में 4 अंगुणित संतति जो है कोशिकाएं बनती है? तो इसका आंसर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन जो है सही हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। पादप कोशिकाओं में लवक किस रूप में पाए जाते हैं? तो हरित लवक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न है, पैतृक कोशिका से नए संस्तति कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभाजन। देखिए 100 प्रश्न आपका जो है समाप्त हो गया है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कमेंट करके कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। इसका देखिए हाईलाइट पीडीएफ भी मिलता है, 2 पीडीएफ देते हैं हम पेड ग्रुप में, ताकि आराम से लोग जो है अपना हाईलाइट याद कर पाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।